नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 में 10 सितंबर को जो होने वाला था वो 9 सितंबर को ही हो गया। एजेंडा मोदी ने 9 सितंबर यानी पहले दिन की बैठक में ही सेट कर दिया। G20 समिट में भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी है। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई। घोषणा पत्र पर सदस्य देशों की सहमति बन गई। The summit has adopted the G20 New Delhi Leaders Declaration. The message of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. 37 पन्नों के घोषणा पत्र में किन बिंदुओं को रखा गया है उनके बारे में गहराई से समझने से पहले दूसरे दिन के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। 10 सितंबर सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक राजघाट पर नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख जाएंगे। इस दौरान राजघाट पर लीडर्स लाउंज के अंदर शांति दीवार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सुबह 9 बजे से 9:20 तक महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। वहां महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों का लाइव प्रदर्शन भी होगा। सुबह 9:20 पर नेता और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अलग अलग काफिलों में लीडर्स लाउंज के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 9:40 से 10:28 तक भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख फिर एक जगह आएंगे और भारत मंडपम के लेवल 2 के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण करेंगे। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भारत मंडपम के लेवल 2 के समिट हॉल में तीसरा सत्र वन फ्यूचर पर होगा। शेड्यूल के मुताबिक नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र 10 सितंबर को जारी होने वाला था, लेकिन उसे पहले जारी कर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। भी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 समिट से पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि 21वीं सदी का समय नई दिशा देने वाला है। सबको साथ मिलकर काम करना है और पूरी दुनिया के बीच दूरियों को खत्म करना जरूरी है। यही बात घोषणा पत्र में भी दिखी। आज के पहले दिन वन अर्थ और वन फैमिली के सेशंस के माध्यम से G20 के राष्ट्रों ने अनेक जो वैश्विक समस्याएं हैं उनके ऊपर अपने विचार मंथन को किया है। G20 की खबर के बीच जो सबसे जरूरी बात थी, जिस पर दुनिया की निगाह थी, जिसे लेकर असमंजस की स्थिति थी, वो साफ हो गई। घोषणा पत्र में यूक्रेन के युद्ध का जिक्र हुआ। एक तरफ जहां इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर के तमाम देशों के अलग अलग पोजीशंस की वजह से इस बार G20 लीडर्स समिट में डिक्लेरेशन आ ही ना पाए, वहीं एक दिन पहले ही डिक्लेरेशन का आ जाना प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री के सामने इस बात की चुनौती थी कि आखिर बातों को कैसे कहा जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आखिरकार भारत इसको अचीव करने में कामयाब हुआ और जो डिक्लेरेशन आया उसमें साफ तौर पर यह बात तो खुल करके कही गई कि यूएन चार्टर का पालन करना चाहिए। किसी भी देश को किसी भी देश के खिलाफ हमला करने का कोई हक नहीं है। किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने का आज़ादी नहीं है। इसको किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात रही कि सारी बात तो कह दी, लेकिन रूस का कहीं पर नाम भी नहीं लिया गया। डिक्लेरेशन में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है।
घोषणा पत्र में कहा गया कि आज का समय युद्ध का नहीं। युद्ध को लेकर घोषणा पत्र में रूस का जिक्र नहीं है, सिर्फ यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया। We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow. घोषणा पत्र में यूक्रेन में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति का आह्वान किया गया। सदस्य देशों से इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य करने से बचने का आग्रह किया गया है। घोषणा पत्र में ये भी जोर देकर कहा गया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य होनी चाहिए। महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है। यूक्रेन का युद्ध जारी है और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरे विश्व की जो आर्थिक तंत्र है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, वो सीवियरली स्ट्रेस्ड आउट हुए हैं। इसके ऊपर बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर आम सहमति नहीं बन पाने के चलते भारत ने शुक्रवार को जियोपॉलिटिक्स के पैराग्राफ को खाली छोड़ दिया था ताकि इसे लेकर कोई विवाद न हो। अब पैराग्राफ में कुछ बदलाव के बाद इस घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। ये भारत की कूटनीतिक स्तर पर बड़ी जीत मानी जा रही है। यूक्रेन के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, जिनमें मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, इंटरनेशनल टैक्सेशन, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना और अधिक समावेशी विश्व के निर्माण का जिक्र है। वर्तमान समय में जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस तरीके की चुनौतियों को से जूझ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने की चुनौती हो, चाहे वो वातावरण परिवर्तन के संकट से जूझने का विचार हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने का लक्ष्य हो, उन सभी विषयों पर आज एक गंभीर मंत्रणा की गई है। और जाहिर है कि इस पूरे मंत्रणा को, इस पूरे डिलिब्रेशन को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत ने आयोजित किया है। घोषणा पत्र पर आम सहमति बनने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र का पारित होना एक बड़ी उपलब्धि है। ये भी तय हुआ कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर ध्यान दें। एक भावी गठबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 घोषणा पत्र में परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ ही प्रौद्योगिकी की समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। G20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार करने और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है।